हम मनुष्य सदियों से आकाश की ओर देखकर इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड सेंचुरी बीसी तक हम इंसान यह मानते थे कि हमारी धरती बिल्कुल चपटी है और यहाँ बस एक ही देश या एक ही सभ्यता पनप रही है। पर उस समय के महान वैज्ञानिकों ने यह बताया कि वास्तव में हमारी धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है। और हम कोई इकलौती सभ्यता नहीं है जो इस धरती पर सांस ले रहे हैं। इसके आसपास कई और सभ्यताएं और कई और लोग हमारी तरह ही अपना जीवन जी रहे हैं। अरस्तु वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने धरती के गोल होने की थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी। इसके बाद छठी शताब्दी में पाइथागोरस ने भी धरती के गोल होने की बात कही। पर गैलीलियो वह पहले शख्स बने जिन्होंने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से धरती को गोल साबित किया। और फिर निकोलस कोपरनिकस ने यह फिजिकल तौर पर साबित भी किया कि धरती गोल है और सूरज हमारा चक्कर नहीं लगाता है बल्कि हम सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इन सारी खोजों ने मानव को अंतरिक्ष के बारे में काफी कुछ जानने में मदद की और साथ ही साथ उनके मन में काफी उत्सुकता भी पैदा की। हो न हो इस धरती के अलावा भी इस ब्रह्मांड में कई ऐसे और भी ग्रह होंगे जहां जीवन पनप रहा होगा। समय के साथ हमारी यह उत्सुकता वास्तविकता में बदलती गई और नासा तथा रॉसकॉस्मॉस जैसे स्पेस एजेंसियों ने ऐसे कई ग्रह ढूंढ ही निकाले जहां धरती के जैसे जीवन होने की संभावनाएं थी। और ऐसा ही एक नजदीकी ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है जो हमारे सोलर सिस्टम से तकरीबन 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। और आज बारी है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के सफर पर जाने की, जिसमें हम कुछ 100 वर्ष की यात्रा करके उस प्लेनेट पर आपको ले जाने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये सफर खतरे और रोमांच का तड़का होने वाला है, जिसमें हम इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरते हुए अपने सबसे पास के ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद एक रेड डॉर्फ स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंचेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्टार सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से कितना अलग है। दोस्तों, आप देख रहे हैं केएस ज्ञान चैनल और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिग्विजय।
आपके सामने जो ये स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, यह न्यूक्लियर फ्यूजन से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट है और इसकी टॉप स्पीड लाइट की स्पीड की 4.24% के बराबर है। यानी कि ये हमें मात्र 100 वर्ष के समय अंतराल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक ले जाएगा। पर वो कौन लोग होंगे जो इस सफर का हिस्सा बनना चाहेंगे? Mankind was born on Earth, but was never meant to die here. जोसेफ ए कूपर ने कहा था, धरती पर मानवता का जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है और इसलिए इस मिशन को सफल बनाने के लिए ऐसे वैज्ञानिकों के ग्रुप को चुना गया है जो कि यंग भी हैं और टैलेंटेड भी। क्योंकि ये सफर 100 वर्षों का होने वाला है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ये भी होगी कि इस दौरान वो अपने वंश को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को उस लायक बनाएं कि वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंच के उस पर जीवन की तलाश कर सकें। पर क्या अंतरिक्ष में ये सारी चीजें मुमकिन हो पाएंगी? क्या बिना ग्रेविटी के वैज्ञानिक उन सारी बाधाओं को पार कर पाएंगे जो उनके इस 100 वर्ष के सफर में आने वाले हैं? अपने जीवन के अगले 30 वर्ष ये वैज्ञानिक कैसे बिताएंगे? प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाली रोशनी जब इस एयरक्राफ्ट पर पड़ेगी तो क्या होगा? और न जाने ऐसे कई सवाल के साथ इन वैज्ञानिकों को विशालकाय अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जहां से उनके वापस आने की उम्मीद बिल्कुल 0% के बराबर होगी। पर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि हम इन वैज्ञानिकों को अपने घर पृथ्वी से इतनी दूर भेज क्यों रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट है, जिसकी धरती से दूरी मात्र 4.24 लाइट ईयर्स है, जहां यह स्पेसक्राफ्ट 100 सालों में आसानी से पहुंच जाएगा और वहां पर जीवन की तलाश में लग जाएगा। हेलियंथस नामक यह स्पेसक्राफ्ट अपने अंदर कुल 1800 लोगों को भरकर अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरेगा। इसमें मेल साइंटिस्ट, फीमेल साइंटिस्ट और यंग बच्चे भी मौजूद होंगे। अब यात्रा का आरंभ हो चुका है। अंतरिक्षयान हेलियंथस पृथ्वी की ऊपरी कक्षा से लॉन्च होता है और अपना न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन शुरू करता है। अब चूंकि यह हाई स्पीड इंजन है, इसलिए इसे एक स्टेबल स्पीड तक एक्सीलरेट होने में 15 दिनों का वक्त लगता है। लॉन्च के 15 दिनों बाद यह फाइनली अपने टॉप स्पीड यानी कि लाइट की स्पीड का 4.24% अचीव कर लेता है। अभी स्पेसक्राफ्ट मार्स ग्रह को पार कर चुका है और ये काफी तेजी से एस्टेरॉयड बेल्ट की तरफ बढ़ रहा है।
मंगल ग्रह की कक्षा को पार करने में हेलियंथस को कुल 14 दिनों का वक्त लगता है और इसके बाद यह 2.10 डिग्री के एंगल से नीचे की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जहां हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रह परिक्रमा करते हैं, प्रोक्सिमा सेंटोरी सिस्टम उसके नीचे की दिशा में स्थित है। अब लॉन्च को कुल 15 दिन बीत चुके हैं। यान अपने स्टेबल स्पीड के साथ एक दिशा में यात्रा कर रहा है और आने वाले 99 साल 11 महीने 15 दिन इसी तरह से यात्रा करता रहेगा। पर अभी भी इस यान में काफी सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट करना बाकी है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स इसमें मौजूद थ्रस्टर्स के द्वारा यान के अंदर ग्रेविटी का मान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अंदर पृथ्वी जैसी ही समान परिस्थिति उत्पन्न हो सके। एक बार जैसे ही यान के अंदर ग्रेविटी काम करने लगती है, वैसे ही कमांड डेक के सारे ऑफिशियल्स स्कूल्स, गार्डन्स, हॉस्पिटल्स, थिएटर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar. दरअसल इस यान के अंदर कई लेयर्स में पौधे मौजूद हैं, जो कि एक विशेष प्रकार की खेती द्वारा उगाए गए हैं। इसे साइंस एरोपोनिक्स कहता है। इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स किसी सेफ्टी बॉक्स में डीएनए डेटा और क्रॉप्स के सीड भी कलेक्ट करते हैं। अब इस सफर में 20 दिन से अधिक हो चुके हैं और यह स्पेसक्राफ्ट अब अंतरिक्ष में स्थित हेलियंस एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब आ चुका है, जहां भारी मात्रा में एस्टेरॉयड्स चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, पर फिल्मों के जैसे इनकी दूरी नजदीक नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से लाखों किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। अब चूंकि हेलियंथस की इन एस्टेरॉयड्स के साथ भिड़ंत हो सकती है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ने इसके लिए पहले ही एक सेफ पाथ डिफाइन कर रखा है। इसके साथ साथ हेलियंथस को भी कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो अपने ऊपर आने वाले छोटी बड़ी आपदाओं को आसानी से टैकल कर सकता है। एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करने के बाद अब यह स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने के काफी करीब है। अभी इसकी यात्रा के 30 दिन से अधिक हो चुके हैं और अब यह तारों के बीच अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे से भरे एक क्षेत्र में है। यहां इसे कुछ भूले भटके ग्रह, धूल, गैस के बादल और ब्रह्मांडीय किरणें नजर आ रही हैं। अपनी यात्रा के 31वें दिन इस अंतरिक्षयान ने क्यूपर बेल्ट पार किया और फाइनली अब यह इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद एक ऐसी जगह होती है जहां कोई भी हेवनली बॉडीज मौजूद नहीं होती है। यहाँ 2 सोलर सिस्टम के बीच का खाली स्पेस होता है। वैसे इस सफर में
हमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट भी दिखाई देता है, परंतु हम चूंकि अपने सोलर सिस्टम से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमारी मुलाकात इंटरस्टेलर में पहुंच चुके वॉयेजर क्राफ्ट से नहीं हो पाई है। इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने के बाद हेलियंथस काफी तेजी से प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अंतरिक्ष यान पर मौजूद ऑफिशियल्स इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि जहाज पर कितने लोग सवार हैं। यात्रा की शुरुआत के वक्त इनकी कुल जनसंख्या 1800 थी, जिसमें 200 एल्डर्स, 1300 एडल्ट्स और 300 चिल्ड्रंस थे। और यह जनसंख्या आने वाले 100 सालों में बढ़कर 4500 के आसपास हो जाएगी। यान में मौजूद बच्चों में ज्यादातर की उम्र इतनी है कि वो आने वाले 10 वर्षों में एडल्ट्स बन जाएंगे और 33% एडल्ट्स हर 10 वर्ष में एल्डर्स बन जाएंगे। इसके साथ साथ यान पर मौजूद बायोलॉजिस्ट यहाँ पल रहे बैक्टीरिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और ये धरती की अपेक्षा काफी तेजी से यहाँ प्रजनन भी कर रहे हैं। अब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं और इसने कुल 11 महीने इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर लिया है। पर इसके साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट पर पहले बच्चे का जन्म भी हो चुका है, जो इस यान पर एक नई पीढ़ी की शुरुआत का प्रतीक है। इस बच्चे का नाम भी इसी जहाज के नाम पर रखा गया है, हेलियंथस। Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired. दरअसल हेलियंथस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हेलियोज और एंथोस से हुई है। ग्रीक में हेलियोज का अर्थ सन होता है, वहीं एंथोस का अर्थ फूल होता है। इस बच्चे के जन्म के बाद इस साल इस स्पेसशिप पर 32 और बच्चों का भी जन्म हुआ है। एस्ट्रोनॉट्स इन सारे बच्चों के जन्म के सिंबल के रूप में स्पेस में धरती से लाए स्टोन्स छोड़ते हैं। अब हेलियंथस धरती से टोटल 0.424 लाइट ईयर की दूरी पर आ पहुंचा है और इसलिए यहां से धरती तक कोई भी मैसेज पहुंचाने में टोटल 5 महीने और 1 दिन का समय लग रहा है। इससे भी ज्यादा वक्त धरती से वापस उसका रिप्लाई लेने में एस्ट्रोनॉट्स को लग रहा है। साथ ही यहीं से उन्हें टाइम डायलेशन की समस्या भी होनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां उनके स्पेसशिप पर अभी 10 वर्ष गुजरे हैं, तो वहीं धरती पर यह समय 10 साल 3 महीने के बराबर है। ये सब की वजह टाइम डायलेशन है और ये काफी डिटेल में मैंने आपको हमारी वीडियो टाइम ट्रेवल में एक्सप्लेन किया था। हालांकि अभी ये अंतर प्रत्येक 10 साल में 3 महीने का ही है, लेकिन समय के साथ यह और भी बढ़ता जाएगा और वो इसलिए क्योंकि यह क्राफ्ट लाइट की स्पीड से 4.24% की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जो इनडायरेक्टली टाइम ट्रेवल ही है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नाव को चला रहे हैं और अचानक आप इसकी स्पीड
काफी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आपके नाव की स्पीड तो बढ़ती है, पर इसके आसपास पानी का बहाव धीमा पड़ने लगता है। हाँ, पर किनारे पर मौजूद लोग इस बात का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं, उनकी तुलना में अंतरिक्ष यान पर ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए समय धीमा हो जाता है और इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। यानी कि जब यह यान 4 लाइट ईयर की दूरी तय करके प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंचेगा तो पृथ्वी वालों की उम्र तो सामान्य तरीके से ही बढ़ेगी, पर इस विमान पर मौजूद लोग उनसे उनकी तुलना में कम तेजी से बढ़ेंगे और उनकी उम्र भी पृथ्वीवासी से कम होगी। खैर, आइए अब यात्रा पर वापस चलते हैं। अभी इस यात्रा को 10 साल से भी अधिक बीत चुके हैं और अब यहाँ पर मौजूद कई एल्डर्स लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हाँ, पर उन्हें विदा करने से पहले यहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें अच्छी तरह याद किया और फिर उनके शरीर को अंतरिक्ष में हमेशा के लिए तैरने के लिए छोड़ दिया। अब अंतरिक्ष यान पर 20 वर्षों का समय बीत चुका है और कई सारे नई पीढ़ी अब यहाँ अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन जनसंख्या को नियंत्रित रखने और जीन्स के मिश्रण होने के लिए यहाँ बच्चे पैदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे यहाँ मौजूद हर परिवार को पालन करना होता है। जैसे कि माता पिता की जगह लेने के लिए बच्चों की संख्या 2 से 3 सुनिश्चित करना, बहुत सारे लोगों को साथ न रखना, एक ही उम्र के बच्चे को जन्म देने से बचना और उनमें 5 से 10 साल का गैप रखना। अब इन सब के बीच हेलियंथस अपना 30 वर्ष का सफर पूरा कर चुका है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से अब इसकी दूरी 2.97 प्रकाश वर्ष ही रह गई है। उधर पृथ्वी से दूरी बढ़ने की वजह से उन्हें अब कोई भी संदेश को धरती पर भेजने और पाने में 1.27 वर्ष का वक्त लग रहा है। अंतरिक्ष यान पर यात्रा के दौरान जन्मे बच्चों की पीढ़ी अब जवान हो चुकी है और आने वाले कुछ सालों में अपने कर्तव्यों को निभाने की ट्रेनिंग ले रही है। इसके साथ स्पेसशिप पर 1000वें बच्चे का भी जन्म हो चुका है और लोगों ने फिर से इस बच्चे का नाम भी स्पेसशिप के नाम पर हेलियंथस ही रखा है। वैसे जहाज पर बच्चों के कई और नाम भी काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि एलियाज, हेलियोज, सूर्या, अपोलो, जोरो और सेंटौर। यहां तक कि वो पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता अक्सर उन्हें पृथ्वी की कहानियां सुनाया करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आखिर जहां से वे लोग आए हैं वो पृथ्वी कैसी दिखती है। उनका अपना असल घर कितना खूबसूरत था। अब हेलियंथस अपनी 50 वर्ष के सफर को पूरा कर चुका है और इसे अब मात्र 2.12 लाइट ईयर की यात्रा और करनी है। अब यात्रियों को दूर एक लाल रंग का धुंधला सा तारा दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो बेशक प्रॉक्सिमा सेंटोरी ही था। दरअसल यह तारा हमारी पृथ्वी के सूर्य से काफी छोटा है। और इसकी रोशनी भी काफी कम है।
पर चूंकि इसके इर्द गिर्द घूमने वाला प्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी इसके काफी करीब से इसका चक्कर लगाती है, इसलिए यहाँ का प्लैनेट रहने के लिए और भी हैबिटेबल बन जाता है। यानी कि भले ही यहाँ रहने वाली नई पीढ़ी को धूप थोड़ी धीमी मिलेगी, पर सूर्य के पास होने की वजह से उन्हें ठंडी का एहसास नहीं होगा और तापमान भी पूरे दिन स्थिर रहेगा। वैसे सूर्य से नजदीक होने की वजह से यहाँ पर एक साल का समय भी 11 अर्थ डेज में ही पूरा हो जाएगा। अब चूंकि अंतरिक्ष यान पर मौजूद लोग उस प्लेनेट पर रहने के लिए अनुकूल नहीं होंगे, इसलिए उन्हें अभी से ही उस लायक बनाना होगा ताकि वो वहां मौजूद हाई ग्रेविटी में खुद को एडजस्ट कर सके। और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ने इसमें लगे कोल थ्रस्टर्स को चलाना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर मौजूद ग्रेविटी की आदत लग सके। अब हेलियंथस पर अपनी पृथ्वी से 2.54 लाइट ईयर की दूरी पर आ पहुंचा है और इसलिए अब पृथ्वी पर मैसेज सेंड और रिसीव करने में भी इसे 2.54 साल का वक्त लग रहा है। वहीं टाइम डायलेशन की वजह से पृथ्वी और अंतरिक्ष यान पर समय बिल्कुल अलग तरीके से बीत रहा है। एक तरफ जहां पृथ्वी पर लोग 60 साल व्यतीत कर चुके हैं, वहीं स्पेसशिप पर यह समय 19 दिन पीछे है। यानी कि धरतीवासी इस स्पेसशिप से तकरीबन 20 दिन आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ स्पेसशिप पर मौजूद साइंटिस्ट ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का एक नया नाम भी रख दिया है, एलिसिया। उनके अनुसार अब यही प्लैनेट मानवों के लिए स्वर्ग के जैसा होगा, जहां वो एक बार फिर से अपना जीवन यापन करने में सफल हो पाएंगे। पर चूंकि इस ग्रह पर धरती से गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, इसलिए अभी से वो अपने स्पेसशिप के अंदर अगले 30 वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण की सीमा बढ़ाना शुरू कर चुके हैं ताकि आने वाले 30 वर्षों में उन्हें इसकी आदत हो जाए और वो एलिसिया पर लैंड करने के बाद उसकी ग्रेविटी से ज्यादा प्रभावित ना हो। दरअसल एलिसिया पर धरती की अपेक्षा में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा और यही वजह है कि वहां पर आपका वजन भी धरती से कुछ हद तक अधिक होगा। इसके अलावा अधिक गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से यह इंसानों को हृदय और मांसपेशियों पर भी अधिक दबाव बनाएगा। नतीजन आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ रहने वाले लोगों की हाइट छोटी हो जाएगी और वो अधिक डेंस हो जाएंगे। एक तरह से उनका शरीर खुद को इस वातावरण के अनुसार इवोल्यूट कर लेगा। इसके साथ साथ चूंकि इस स्टार सिस्टम का सन एक रेड डॉर्फ स्टार है, इसलिए यहाँ धरती की अपेक्षा रोशनी कम है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की आंखें अनुकूलित और थोड़ी बड़ी होंगी। उनकी आंखों की पुतलियां एम्बर रंग या सुनहरे रंग की हो सकती हैं। साथ ही साथ उनका साइज एक धरतीवासी से बड़ा भी हो सकता है और आंख का सफेद वाला हिस्सा भी गाढ़े रंग का हो सकता है। एक तरह से ये सारी इवोल्यूशंस लोगों को कम रोशनी में देखने में मदद करेंगी। वहीं जहां
पृथ्वी पर लोगों की आंखों के रंग में अंतर होता है और उनके श्वेत पटल होते हैं, ठीक इसके विपरीत एलिशिया पर इवेल्युएट होने वाले मनुष्य की आंख गहरे और सुनहरे रंग की होंगी, जो कि हो सके रात को देखने में भी सक्षम हो। अब अंतरिक्ष यान अपना 99 वर्ष का सफर पूरा कर चुका है। और बस 1 साल के अंदर ही अंदर यह एलिशिया पर लैंड करने वाला है। पर ये क्या, इस स्पेसशिप पर कुछ लोग गुप्त रूप से हाइबरनेशन मोड में भी सोए थे, जो कि अब नींद से जाग चुके हैं। उनका मकसद एलिशिया पर अपना कब्जा जमाना और यहाँ राज करना है। Good morning, James. How are you feeling? Wait, what? It's perfectly normal to feel confused. वैसे अंतरिक्ष यान पर अब लोगों की 3 पीढ़ियां जीवित हैं और यहाँ पर कई पीढ़ियों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार इस पर टोटल 4572 लोग मौजूद हैं, जिसमें 1370 एल्डर से 1734 एडल्ट से और 1468 बच्चे हैं। इस 100 साल की यात्रा के दौरान इस स्पेसशिप पर कुल 2924 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं 5700 बच्चों का जन्म हुआ है। अब 100 साल पूरा होने में मात्र 15 दिनों का वक्त बचा है और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसशिप की गति को धीमी करना शुरू कर चुके हैं। इसे पूरी तरह धीमा होने के लिए वो एक बार फिर इसमें लगे थ्रस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी सहायता से मात्र 14 दिनों में यह काफी धीमा हो जाएगा। अब लैंडिंग को बस 1 ही दिन बचा है और इसलिए लोगों को एलिशिया पर लैंड कराने के लिए स्पेसशिप में मौजूद छोटे छोटे स्पेस शटल्स में लोगों को भरा जा रहा है। एक बार जब यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर ये सारे लोग एलिशिया की धरती पर अपना पांव रखेंगे और यहाँ की ताजी हवा में सांस लेंगे। और फाइनली 100 साल लंबे इंतजार के बाद ये सारे लोग एलिशिया की धरती पर अपना पांव जमा चुके हैं। उन्हें यह थोड़ी थोड़ी धरती जैसी लग रही है। उन्हें आसमान में एक गहरे लाल रंग का सूर्य दिखाई दे रहा है। भले ही यहाँ पृथ्वी जैसा उजाला नहीं है, फिर भी उन्हें कम रोशनी में भी सारी चीजें अच्छी तरह दिख रही हैं। उन्हें पास में एक समंदर भी दिखाई दे रहा है, जहाँ उम्मीद है कि कोई न कोई एक्वेटिक लाइफ जरूर पर रही होगी। वैसे तो इन लोगों ने टोटल 100 वर्ष का ये सफर पूरा किया है, लेकिन अभी एलिशिया पर इनका मकसद लंबा है। अभी धरती की अपेक्षा ये लोग 30 दिन पीछे हैं और उन्होंने अपने एलिशिया पर पहुंचने की खबर धरती तक भेज दी है। हाँ, पर इसे पहुंचने में अभी 4 साल से अधिक का वक्त लगेगा। तब तक यहाँ के लोग एलिशिया पर अपनी बस्ती बसा चुके होंगे और पृथ्वी से लाए पौधे और जीव को यहाँ के वातावरण में विकसित करना शुरू कर चुके होंगे। और इस प्रकार इतिहास में पहली बार हम मनुष्य इस धरती से बाहर, इस सौर मंडल से बाहर दुनिया बसाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है
आपको ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। वैसे अगर आप ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्पेस टॉपिक के साथ अगली डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एएस ज्ञान चैनल।